सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 14 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है अलग अलग स्टेट्स में। तो इस प्रोसेस में टोटल अब तक 6.5 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए हैं और ये काम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो करता है। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स चेक करके डिसाइड करता है कि अगर कोई कोई आदमी है वो इंडियन सिटीजन है तो वो वोटर लिस्ट में रहेगा, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो वोटर लिस्ट में नहीं उसका नाम हटा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा? कोर्ट ने पूछा क्या कोई जो लोकल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो किसी को नॉन सिटीजन डिक्लेयर करके कर सकता है क्या, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली उसकी सिटीजनशिप जो है कैंसिल ना कर दे, तब तक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या किसी को नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर सकता है? तो इंडिया में सिटीजनशिप डिसाइड करने का जो राइट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और डिपोर्ट करना किसी को या इल्लीगल माइग्रेंट डिक्लेयर करना ये भी सेंटर का ही राइट है, वो ही करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, पहले ही नाम जो है वो काट दे रहा है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के। और इसका मतलब जो है कोई भी लीगली इंडियन है लेकिन वोट का राइट उसका जो है वो चला जा सकता है। तो ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि वोट का राइट जो है आर्टिकल 326 से प्रोटेक्टेड है और हर इंडियन सिटीजन को वोट का राइट है। तो अगर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है पहले ही नाम हटा दे तो आदमी जो है पॉलिटिकली स्टेटलेस वो हो जाता है और वोट नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने उसे फॉरेनर भी डिक्लेयर नहीं किया है और तो ये एक लीगल वैक्यूम क्रिएट करता है। तो इलेक्शन कमीशन का स्टैंड क्या है कि इलेक्शन कमीशन बोलता है हम किसी को डिपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ वोटर लिस्ट के लिए सिटीजनशिप वेरीफाई कर रहे हैं। तो सिर्फ सिटीजन ही वोट कर सकता है, उनका लॉजिक ये है। तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। तो अगर डाउट हुआ तो नाम हटा देंगे, बाद में अपील का ऑप्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट का मेन क्वेश्चन क्या है कि जजेस का बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या किसी को वोट का राइट उसका डिसएनफ्रेंचाइज कर देना या फिर वोट का राइट छीन लेना बिना लीगल प्रूफ के। तो यहाँ पर जो 6.5 करोड़ लोगों के नाम डिलीट किए गए ये अलार्मिंग क्यों है? क्योंकि 6.5 करोड़ का मतलब है, मतलब यूनाइटेड किंगडम की मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। और ये बेसिकली हो रहा है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इन जैसे सेंसिटिव स्टेट्स में भी मैसिव डिलीशंस हो रहे हैं। तो अगर थोड़ी-सी भी गलती हुई तो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो भी चेंज हो सकते हैं और डेमोक्रेसी भी वीक हो सकती है। तो ये केस एक्चुअली किस बात का है कि ये सिर्फ लीगल केस नहीं है, ये क्वेश्चन है क्या एक इंडियन को टेम्परेरीली जो है डेमोक्रेसी से बाहर किया जा सकता है कि बिना किसी ऑफिशियल, बिना उसे जो है ऑफिशियली नॉन इंडियन डिक्लेयर किए हुए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बहुत केयरफुली इसको देख रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट ऑन सैंक्शंस टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट्स। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एंटी करप्शन लॉ जो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके उसके एक रूल पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। मतलब 2 जजेस ने अलग-अलग व्यू दिया है। तो ये रूल बेसिकली जो इसका सेक्शन 17 ए है, उसके वो कहता है कि किसी भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसके खिलाफ कोई भी करप्शन केस स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, लेनी ज़रूरी है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन। तो 2 जजेस हैं, दोनों का अलग-अलग ओपिनियन यहाँ पे। जस्टिस बीवी नागरथा जी का व्यू क्या है कि उन्होंने कहा जो 17 ए है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो है बेसिकली आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, उसको तोड़ता है। क्योंकि ये प्रोटेक्शन सिर्फ़ जो है हाई लेवल ऑफ़िसर्स को देता है, नॉर्मल ऑफ़िसर्स को नहीं देता है। मतलब बड़े ऑफ़िसर्स को पहले से शील्ड मिल जाता है ताकि उनका उन पे जो करप्शन चार्ज चलाना है तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी। और ये बेसिकली क्या करता है, ऑनेस्ट ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने के नाम पर करप्शन लॉ उसको वीक करता है। तो दूसरे जो जज हैं केवी विश्वनाथन, उन्होंने उनका व्यू क्या है कि उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 17 ए है, ये इसको पूरी तरह हटा देना गलत होगा। और उनका लॉजिक है अगर कोई ऑफिसर जो है वो ऑनेस्ट है, तो उसको फेक और मैलिशियस कंप्लेंट से बचाना ज़रूरी है। वरना ऑफिसर जो है डर के मारे डिसीजंस ही नहीं लेंगे और पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके खिलाफ केस स्टार्ट करने की जो परमिशन है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ना आए, बल्कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी से आनी चाहिए जैसे लोकपाल या लोकायुक्त से। तो अभी क्या है कि बेसिकली दोनों जजेस डिसएग्री कर गए, इसलिए जो केस है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास 3 जज बेंच
में फाइनल डिसीजन के लिए जाएगा, जहाँ पे फाइनल डिसीजन आएगा इस पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल पैनल फॉर्म टू कॉम्बैट डिजिटल अरेस्ट गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि क्या इसमें क्या होता है कि फ्रॉडस्टर्स जो है वो फ़ोन कॉल करके या फिर व्हाट्सएप या वीडियो कॉल करते हैं, खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी या फिर कोई आरबीआई ऑफिसर बोलते हैं। कहते हैं कि आप पर केस है जैसे कि ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर पार्सल स्कैम का, और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। फिर जो है फेक आईडी, कोर्ट नोटिस, वीडियो कॉल पर दिखाते हैं, कहते हैं कि फ़ोन डिस्कनेक्ट मत करो, घर से बाहर मत जाओ, किसी को मत बताओ, और बोलते हैं कि अगर अरेस्ट से बचना है तो फ़ाइन या वेरिफ़िकेशन के लिए पैसे ट्रांसफ़र करो। और लोग डर के मारे जो अपना बैंक बैलेंस है वो भी खाली कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं मनी, एफडी, सेविंग सब जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। ख़ासकर ये सीनियर सिटीज़न्स और जो रूरल लोग हैं उनके साथ ज़्यादा हो रहा है। यूनियन गवर्नमेंट ने इस टाइप के स्कैम्स जो डिजिटल अरेस्ट है उनको खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बनाई है, जो कि होम मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी के अंडर जो है इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर काम करेगी। तो इस कमेटी में कई सारे डिपार्टमेंट्स के टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे, जैसे होम मिनिस्ट्री, आईटी, टेलीकॉम, आरबीआई, सीबीआई, एनआईए, लॉ, एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इससे रिलेटेड है। तो जैसे और प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब भी इनके प्लेटफ़ॉर्म भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो कमिटी क्या करेगी? ये कमिटी बेसिकली रियल टाइम स्कैम्स जो हैं उनको प्रॉब्लम्स देखेगी, लॉज़ एंड रूल्स में जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करेगी, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को गाइड करेगी और सुप्रीम कोर्ट को जो है रिकमेंडेशन देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीरियसली लिया और अटॉर्नी जनरल की गाइडेंस में ये कमिटी बनाई गई। केस की नेक्स्ट हियरिंग 13 जनवरी को है, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉप 10 मिनट सर्विस। तो यहाँ पर जो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, स्विगी, ये सब ने जो है 10 मिनट का जो डिलीवरी मॉडल है, इसको हटाने का डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन 31 दिसंबर को बेसिकली गिग वर्कर्स के स्ट्राइक के बाद आया, जहाँ पे वर्कर्स ने एक्सीडेंट, स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज का इशू भी जो है उठाया था इस चीज़ को लेके। तो मिनिस्टर्स ने कंपनी से कहा कि फास्ट डिलीवरी ब्रांडिंग वर्कर्स के लिए अनसेफ है। और इसके बाद ब्लिंकिट ने भी अपना जो 10 मिनट्स का डिलीवरी मॉडल है, जो वाली टैगलाइन है उसको हटा दिया, और बाकी कंपनीज भी फॉलो करेंगी इसको। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग विद चाइना ऑन बट एलएसी विजिलेंस एसेंशियल सेज आर्मी चीफ। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी जो चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पर ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, उस पर हमेशा अलर्ट रहना ज़रूरी है। और इंडिया और चाइना में क्या चल रहा है कि उन्होंने बताया कि कई सारी लीडर लेवल टॉक्स चल रही हैं मोदी और शी जिनपिंग की, जिसमें कई सारी मीटिंग हुई, कजान रशिया में, फिर तियानजिन चाइना में। और इसका गोल था बेसिकली बॉर्डर्स को काम और स्टेबल रखना। तो सबसे पहला काम है कि जो कम्युनिकेशन है उसको ओपन रखना, ताकि कोई छोटी प्रॉब्लम बड़ी लड़ाई ना बन जाए। तो इसलिए लोकल कमांडर से लेकर टॉप लीडर्स तक हर लेवल पर टॉक्स हो रही हैं। और सक्सगाम वैली पर इंडिया का क्या स्टैंड है? यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और यहाँ पर एरिया जो हेल्ड बाय चाइना है, लेकिन इसको क्लेम किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर है सक्सगाम वैली। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये बेसिकली सक्सगाम वैली जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, लेकिन 1947 के बाद जो है पाकिस्तान ने इस पर एरिया पर कल इल्लीगली कब्जा कर लिया। फिर 1963 में पाकिस्तान ने बिना इंडिया की परमिशन के इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया। और इंडिया इसको इल्लीगल क्यों मानता है? इंडिया का स्टैंड है कि पाकिस्तान के पास ये ज़मीन देने का कोई इसका हक नहीं है, क्योंकि सक्सगाम वैली इंडिया का लीगल टेरिटरी है। पाकिस्तान सिर्फ इसका इल्लीगल ऑक्यूपायर है, इसलिए पाकिस्तान और चाइना का जो ये एग्रीमेंट है वो नल एंड वॉइड है। भूपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि इंडिया को अलग-अलग जो है रॉकेट और मिसाइल फोर्स बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रॉकेट्स प्लस मिसाइल्स का मतलब है कि ह्यूज फायर पावर। इंडिया की प्रोग्रेस क्या है कि पिनाका रॉकेट जो है इंडिया के पास 120 किलोमीटर रेंज का टेस्ट हो चुका है, और अब इसे 150 किलोमीटर और आगे 300 से 450 किलोमीटर तक ले जाने का प्लान है। और फिर उसके बाद प्रलय और ब्रह्मोस जैसे पावरफुल मिसाइल्स ऑलरेडी हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या हुआ है कि उत्तराखंड का जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो वहाँ पिछले 5 दिनों से लगातार जो है फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। और इस जो फायर है उसको बुझाने के लिए स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने जो है इंडियन एयर फोर्स से मदद माँगी है।
और मुश्किल ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड टेरेन है, इसकी वजह से जो फायर फाइटर्स है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर से पानी डालने का प्लान बनाया गया है। तो इस साल हिल्स में जो स्नोफॉल है वो ना के बराबर हुई है और बहुत कम हुई है। तो स्नो ज़मीन को बेसिकली नॉर्मली गीला रखती है, सूखे पत्ते और घास आग पकड़ने से बचते हैं, लेकिन इस बार ड्राई विंटर रहा, जो फ्लोर है वो बिल्कुल सूखा हो गया, तो थोड़ी-सी भी स्पार्क या हीट से आग यहाँ पर लग सकती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु क्लोज टू इरेडिकेटिंग मलेरिया एज 33 डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टेड नील इंडिजिनस केसेस। तो यहाँ पे तमिलनाडु बेसिकली मलेरिया फ्री के बहुत करीब पहुंच गया है और स्टेट्स के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से 33 डिस्ट्रिक्ट्स जो है में से एक भी लोकल मलेरिया केस नहीं मिला। तो टोटल मलेरिया केसेस 2015 में 5587 थे, जो 2025 में सिर्फ 321 रह गए, तो जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बोलते हैं मलेरिया क्यों आ रहा है? मोस्ट केसेस जो है लोकल नहीं होते, बोलते बाहर से आए हुए हैं, इम्पोर्टेड हैं और ये दूस आते हैं बेसिकली दूसरे स्टेट से माइग्रेंट वर्कर्स के साथ कंस्ट्रक्शन साइट या लेबर कैंप से। अगर कोई पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेता तो वो मलेरिया कैरियर बन जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? तमिलनाडु बोलते हैं हर मंथ ब्लड टेस्टिंग, फीवर केसेस का ट्रैकिंग करना, कंस्ट्रक्शन साइट पर चेकिंग और माइग्रेंट वर्कर्स की मॉनिटरिंग, सब डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट सर्विलेंस जो है चल रहा है। और इंडिया का गोल है कि इंडिया को 2030 तक मलेरिया एलिमिनेट करना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रम्प्स लेटेस्ट 25% वो टैरिफ वार्निंग ब्रिंग्स इंडिया ईरान टाइज अंडर रिन्यूड स्ट्रेन। तो यहाँ पर यूएस और ईरान के टेंशन के बीच में इंडिया फिर से फंस गया। इंडिया और ईरान के रिलेशंस पर नया प्रेशर आ गया है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगा वो उस पे अमेरिका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है कि गवर्नमेंट सोर्स के मुताबिक इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में जो है ईरान के साथ ट्रेड कम करने की तैयारी कर रहा है। रीजंस बताया गया एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि यूएस प्रेशर हो सकता है। तो ये टाइमिंग क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि इंडिया जो है ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है और ईरान के प्रेसिडेंट उनको इनवाइट किया गया था। 2025 में इंडिया और ईरान के रिलेशंस के 75 ईयर्स भी हो रहे हैं और अब ट्रम्प के डिसीजन के बाद ईरानियन प्रेसिडेंट का इंडिया आना भी डाउटफुल हो गया है। तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का न्यू दिल्ली विजिट भी जो है वो भी खतरे में है। और चाबहार पोर्ट को लेके, ईरान का जो चाबहार पोर्ट है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इंडिया को सेंट्रल एशिया और रशिया, यूरोप तक कनेक्टिविटी देता है। तो अफगानिस्तान में तालिबान से डायरेक्ट ट्रेड इंडिया का है और पाकिस्तान को बाईपास करने का रूट भी है। तो इसलिए इंडिया ईरान को खोना नहीं चाहता, पर यूएसए ट्रेड भी इंडिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ईरान में भी क्राइसिस चल रहा है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ का रेजीम है अनस्टेबल हो सकता है। इंडियन एम्बेसी वहाँ इंडियन सिटीजन्स के टच में है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रीट इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स एज एन एडवांटेज सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट्स और इन्वेस्टर्स से कहा है कि जो दिव्यांग हैं उनको सिर्फ लीगल कंप्लायंस के लिए नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवांटेज के रूप में देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं होती बल्कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी होती है सोसाइटी के लिए। और आर्टिकल 142 का यूज़ करके कोर्ट्स ने जो है कोल इंडिया को ऑर्डर दिया कि सुजाता बोरा जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज से अफेक्टेड हैं, उन्हें असम ऑफिस में एक स्पेशल पोस्ट और अलग डेस्क स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर दिया जाए और इससे उनको डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सेज इट विल इम्पोज हैवी कंपनसेशन फॉर डॉग बाइट्स। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर स्ट्रे डॉग्स के काटने से किसी को इंजरी होती है छोटी सी भी, या फिर उसे जो है फेटेलिटी होती है कोई भी, तो स्टेट गवर्नमेंट को हैवी कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा। साथ ही जो स्ट्रे डॉग्स को खिलाते हैं उन पर भी जिम्मेदारी फिक्स की गई है और कोर्ट ने कहा कि जो लोग जो है स्ट्रे डॉग्स को खिलाते हैं वो उनको अपने घर या अपनी प्रेमाइसेस में रखें। तो जजेस ने बोला कि डॉग बाइट्स जो है का इफेक्ट लाइफ लॉन्ग होता है और इसलिए म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ भी अकाउंटेबल होंगे। तो कोर्ट ने कहा कि जो एबीसी रूल्स हैं, एबीसी रूल्स मतलब जो एनिमल बर्थ कंट्रोल को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसी वजह से जो स्ट्रे डॉग्स प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही है और अब सेंट्रल और स्टेट को कोर्ट के सामने बताना होगा कि उनके पास क्या एक्शन प्लान है इसके लिए। और केस 15 जनवरी को फिर से सुना जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे टू विद सस्पेक्टेड निपाह इन्फेक्शन इन वेस्ट बंगाल क्रिटिकल। तो यहाँ पर 2 निपाह के केसेस वेस्ट बंगाल में मिले हैं। और निपाह वायरस क्या है? निपाह वायरस बेसिकली एक सीरियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है, यानी एक जूनोटिक डिजीज़ है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है।
ये फैटल है क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल ब्रेन को भी अफ़ेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स डिज़ीज़ भी कॉज़ करता है। तो इसका जो ओरिजिन है फर्स्ट आइडेंटिफ़ाई किया गया था मलेशिया में 1998 में और नेचुरल होस्ट इसके फ्रूट बैट्स होते हैं यानी फ्लाइंग फॉक्सेस। कैसे स्प्रेड होता है ये बेसिकली इन्फेक्टेड फ्रूट बैट है उसके उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो या फिर उसके सिक्रीशन से या फिर कोई इसके द्वारा कंटामिनेटेड फ्रूट है, फ्रूट जूस है उसको खा लेना और क्लोज़ कॉन्टैक्ट होना कोई भी इन्फेक्टेड ह्यूमन से भी अगर क्लोज़ कॉन्टैक्ट हुआ तो और इन्फेक्टेड एनिमल से भी जो जो पिग्स हैं उनसे भी होता था। और सीवियर सिम्पटम्स में एन्सेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन की स्वेलिंग हो जाना, कन्फ्यूजन होना, कोमा में चले जाना। तो ये सीरियस क्यों है? क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा हाई डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वालिटी इन सोसाइटी हैज़ टू स्टार्ट इन स्कूल से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रियल इक्वालिटी है सोसाइटी में स्कूल से शुरू होनी चाहिए। जहाँ पर एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट का जज का एक बच्चा या एक ऑटो ड्राइवर या स्ट्रीट वेंडर का बच्चा एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ सके। और जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि जो राइट टू एजुकेशन है सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदलने की जो है पावर रखता है क्योंकि ये नेबरहुड स्कूल्स को वीक और डिसएडवांटेज्ड जो बच्चे हैं उनको एडमिट करने के लिए जो है बाइंड करता है। और ये जजमेंट एक पेरेंट के केस से आया है जिसे जो है फ्री एडमिशन नहीं दिया गया था जबकि सीट्स खाली थी। तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21A के तहत एजुकेशन देना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और इसे नेशनल मिशन बनाना चाहिए। तो आर्टिकल 21A क्या बोलता है? आर्टिकल 21A बोलता है जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना स्टेट की ड्यूटी है। और ये जो राइट है बेसिकली 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था जो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के ज़रिए इम्प्लीमेंट हुआ। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट एन एडिबल इंसेक्ट्स स्टॉल रिवील्ड अबाउट एक्सेप्टेंस नॉर्मल फूड। तो यहाँ पर बेंगलुरु के साइंस गैलरी में एक फूड मेला लगा जहाँ पे क्रिकेट्स, सिल्क वॉर्म्स और इंसेक्ट कुकीज़ जो है मिल रहे थे। तो बहुत लोग क्यूरियस थे लेकिन साथ ही डिस्गस्ट फील कर रहे थे। ज़्यादा लोगों को लगा कि इंसेक्ट्स जो है वो सिर्फ़ फॉरेन कंट्रीज़ में खाए जाते हैं। लेकिन जबकि सच ये है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे नागालैंड, अरुणाचल इन सब में इंसेक्ट्स जो है जनरेशन से खाए जा रहे हैं। जिन्होंने ट्राई किया उसमें से 60% फर्स्ट टाइम खा रहे थे और काफ़ी लोगों को टेस्ट एक्चुअली पसंद आया बोलते हैं। इंसेक्ट्स प्रोटीन्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं और चिकन या मटन के मुकाबले काफ़ी कम पानी और कम ज़मीन और कम रिसोर्सेज़ में ज़्यादा प्रोटीन देते हैं। मतलब ये सस्टेनेबल फूड है। लेकिन अर्बन लाइफ और मॉडर्न फूड की वजह से लोग इंसेक्ट्स को बैकवर्ड समझने लगे हैं और ये न्यूट्रिशन से ज़्यादा क्लास और इमेज का इशू बन गया है। और फूड स्टॉल्स जैसे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं जहाँ लोगों को बिना प्रेशर के ट्राई करने का मौका देते हैं ये। और इंसेक्ट्स जो है बोलते हैं कि इंसेक्ट फार्मिंग पर काम जो साइंटिस्ट हैं इंसेक्ट फार्मिंग पर काम कर रहे हैं ताकि ये सेफ, क्लीन और लार्ज स्केल पर अवेलेबल हो सके। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया मस्ट फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो यहाँ पर कोर इशू क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक एनवायरनमेंट के लिए भी हैवी बर्डन एनवायरनमेंट पे डाल रहा है। एआई मॉडल्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, कार्बन एमिशंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बोलते हैं कि यूएन और जो ओईसीडी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है वो 2 से 4% तक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करता है और एक लार्ज एआई मॉडल ट्रेन करना वो 3 लाख केजी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। तो चैट जीपीटी का एक क्वेरी बोलते हैं कि गूगल सर्च इंजन से 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी जो है यूज़ करता है और एआई डेटा सेंटर्स 2027 तक जो है 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर कंज्यूम करेंगे। तो ये सब मिलकर जो बेसिकली बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस को और भी ज़्यादा सीरियस बना रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यूनेस्को ने जो है 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एनवायरमेंटल हार्म्स को रिकॉग्नाइज़ किया और जो यूएसए है फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक्ट 2024 लेके आया। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉज और डेटा सेंटर एमिशन रिपोर्टिंग ये सब चीज़ें लाया। तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर रहा है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ डेवलपमेंटल टूल माना जा रहा है। उसके जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है उसको इग्नोर किया जा रहा है
और इंडिया को क्या करना चाहिए बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए और जैसे कि डैम्स और फैक्ट्रीज़ के लिए होती है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एक मेज़रमेंट सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज़, एनजीओज़ और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए जिसमें कि कार्बन, एनर्जी और वाटर यूज़ कैसे होगा ये सारी चीज़ें डिसाइड हों। डेटा कलेक्शन के लिए बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्रैक किया जाए बेसिकली CO2 एमिशंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और लैंड यूज़ ये सब चीज़ें। बोलते हैं कि जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस नॉर्म्स हैं, ये सब भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कंपनीज़ पे। ये एक सिस्टम होता है जिससे जो कंपनीज़ हैं सिर्फ प्रॉफिट के पर नहीं बल्कि उनके एनवायरनमेंट, सोसाइटी और उनका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर उस पे जज किया जाता है। तो एआई कंपनीज़ को सेबी और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके रूल्स के अंडर अपना जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो डिस्क्लोज़ करना पड़े, ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन मॉडल में होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन बताते हैं क्या हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बंद नहीं करना है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्रीन बनाना है और जिसमें कि प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज़ करना, रिन्यूएबल एनर्जी से डेटा सेंटर्स चलाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको पब्लिश करना ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है लेकिन बिना रेगुलेशन के वो एनवायरनमेंट का एनिमी बन सकता है। इंडिया को भी बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाना होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे डिसाइसिव न्यू फैक्टर्स इन द ईरानियन कॉन्ड्रम। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो ईरान में क्राइसिस है वो सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि सीवियर इकोनॉमिक कोलैप्स का रिजल्ट है। दिसंबर 2025 के एंड में जो ईरान का तेहरान है उसमें ट्रेडर्स ने स्ट्राइक की क्योंकि ईरानियन जो करेंसी है रियाल वो बुरी तरीके से गिर चुकी थी और ऑफिशियल रेट और जो मार्केट रेट है उसमें ह्यूज गैप हो गया था। तो जिसकी वजह से वहाँ पे राइस, शुगर, ऑयल जैसे एसेंशियल भी जो है ये सब इम्पोर्ट करना लॉस का सौदा बन गया था इनके लिए। तो इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ की जो लो इनकम है, ये इन सब से भी प्रोटेस्ट में लोग शामिल हो गए और मूवमेंट पूरे देश में जो है बोलते हैं फैल गया। तो ईरान गवर्नमेंट ने अपना पुराना जो 4 स्टेप फ़ॉर्मूला है वो यूज़ किया। पहले पुलिस का क्रैकडाउन, फिर सिम्पैथी प्लस कॉन्स्पिरेसी का नैरेटिव और फिर कन्फ्यूजन और प्रो गवर्नमेंट रैलीज़ और आखिरी में लीडर्स की अरेस्ट। तो बोलते हैं अभी जो क्राइसिस है ये थर्ड फेज़ में लग रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है कैश हैंडआउट्स दे रही है और लॉयल्टी दिखाई जा रही है और आर्मी जो है वो भी रजीम के साथ है। ऑयल सेक्टर चल रहा है और कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन लीडर नहीं बना है। तो बोलते हैं कि लेकिन इस पूरे क्राइसिस ने सिस्टम की जो वीकनेस है वो एक्सपोज़ कर दिए हैं। कैसे? बोलते हैं ईरान में जो बाज़ारिस है, बाज़ारिस का मतलब होता है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, मार्केट ओनर्स हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन हैं। तो हिस्टोरिकली ये क्लेरिक्स यानी रिलीजियस लीडर के साथ होते थे और 1979 में रेवोल्यूशन में उन्होंने रजीम को सपोर्ट किया। पर अब प्रॉब्लम ये है कि जो यूएस सैंक्शंस के बाद अमेरिका ने जो है ईरान पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए कि डॉलर उनको मिलना मुश्किल हो गया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिस्की हो गया, प्रॉफिट इनका काफ़ी गिर गया। तो ऑलमोस्ट बाज़ारिस का जो बिज़नेस ऑलमोस्ट चोक हो गया। और फिर उसके बाद बोलते हैं जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प है, ये ईरान के एक मोस्ट पावरफुल मिलिट्री विंग है। इसने क्या किया कि जो पोर्ट्स हैं, शिपिंग है, ऑयल कंस्ट्रक्शन, इन सब पर कब्ज़ा कर लिया। जो स्मगलिंग और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हाथ में चले गए। तो जो बाज़ारिस हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो पहले फ्री मार्केट में ट्रेड करते थे और अब IRGC जो पावरफुल मिलिट्री ग्रुप है, उसके हाथ में हो गया है। और जो यंग इरानियंस हैं अपनी पॉवर्टी का जो ब्लेम है रूलिंग एलीट पर डालते हैं, जबकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ काफ़ी अमीर हो रहे हैं और जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स पर खर्चा भी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा प्रेशर में डाल रहा है ईरान का। तो यूएस और इज़राइल का प्रेशर भी बढ़ रहा है, पर डायरेक्ट जो वॉर है वो रिस्की है। अमेरिका साइबर अटैक्स और ट्रेड सैंक्शंस यूज़ कर रहा है। तो बोलते हैं इसका इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे पड़ेगा कि गल्फ़ रीजन अगर अनस्टेबल हो सकता है और इसके अनस्टेबल होने से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ेगी। ऑयल प्राइसेस वो स्पाइक होंगे और इंडिया अपना 85% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। इससे पेट्रोल और डीज़ल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और रुपये पर भी प्रेशर पड़ेगा। और गल्फ़ में बोलते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस काम करते हैं। उनके भेजे हुए जो पैसे हैं, रेमिटेंस है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ईरान क्राइसिस से गल्फ कंट्रीज भी इनसिक्योर हो जाएंगे और इंडियन वर्कर्स की जॉब और सेफ्टी रिस्क में जा सकती है। और यहाँ पर बोलते हैं कि अगर ईरान वीक होता है तो पाकिस्तान खुद को ईरान और गल्फ के बीच सिक्योरिटी मीडिएटर बनाकर यूएस के करीब जा सकता है। और जो चाबहार पोर्ट है ईरान का, इंडिया इस पोर्ट से बेसिकली अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया तक पहुंचता है, पाकिस्तान को बाईपास करता है। तो ईरान क्राइसिस से ये रूट जो है अनस्टेबल हो सकता है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक एक्सेस जो है कट सकता है। अगर कभी ईरान पे सैंक्शंस हटेगा तो ईरान एक ह्यूज मार्केट है। इससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है कि अगर कभी ईरान पर सैंक्शंस हटेगा तो ईरान एक ह्यूज मार्केट है, प्लस एनर्जी सप्लायर है और इंडियन कंपनीज के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आज इंडिया जो है ईरान से दूर हटेगा तो कल चाइना और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो उस जगह को फिल कर देंगे। फिर जो यहाँ पे जर्मनी के चांसलर जो इंडिया पे विजिट पे हैं उसके बारे में है कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इन्होंने इंडिया का विजिट किया, जो यूरोप के लीडर्स में सबसे पहले दिल्ली आए। और इसका एम था बेसिकली इंडिया और यूरोप के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना। और जल्दी ही यूरोपियन यूनियन और इंडिया समिट होने वाले हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन भी फरवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनकी मीटिंग हुई जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और मोदी की, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इंडिया और जर्मनी की मीटिंग नहीं थी, बल्कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील को आगे बढ़ाने की कोशिश थी। और जर्मनी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए उसका रोल क्रिटिकल है। इंडिया जर्मनी ट्रेड की बात करें तो $50 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड 2024 और 25 में हुआ। जर्मनी इंडिया का लार्जेस्ट यूरोपियन ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और डिफेंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉपरेशन है रोड मैप साइन किया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में मिलकर काम करने पर एग्रीमेंट हुआ है। इससे फ्यूचर में इंडिया और जर्मनी के बीच डिफेंस इक्विपमेंट जो डील्स के रास्ते खुलेंगे। तो यहाँ पे जो जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने इंडिया जर्मनी डिफेंस कॉपरेशन को ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जैसे कि इंडिया अगर जर्मनी से डिफेंस इक्विपमेंट लेगा तो वो रशिया से पर कम डिपेंडेंट हो जाएगा। पर इंडिया ने इसे तुरंत इस पे क्लैरिफिकेशन दिया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बोला कि इंडिया अपनी जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको रशिया के अगेंस्ट या किसी को रिप्लेस करने के लिए यूज़ नहीं करता है। फिर यहाँ पर चाइना हिपोक्रेसी की बात करते हैं कि जर्मनी जो है इंडिया को चाइना के अगेंस्ट इंडो पैसिफिक में साथ लाना चाहता है अपने, पर खुद जो है चाइना से $287 बिलियन का ट्रेड करता है। इसलिए जर्मनी का चाइना पर स्टैंड डबल स्टैंडर्ड्स वाला लगता है। और यहाँ पर अरीहा शाह केस बोलते हैं कि एक इंडियन चाइल्ड है अरीहा शाह, इनको जर्मनी ने 2021 से फॉस्टर केयर में रखा हुआ है। और फॉस्टर केयर क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट जो है किसी बच्चे को उसके रियल पेरेंट्स से हटाकर किसी दूसरे फैमिली या गवर्नमेंट अप्रूव्ड गार्जियन के साथ रखती है, तो ये तब होता है जब अथॉरिटीज़ को लगता है कि उनका बच्चा अनसेफ है, पेरेंट्स उसका ध्यान नहीं रख सकते। तो इंडिया चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास आए, पर जर्मनी डिले कर रहा है इस चीज़ को लेके। तो जर्मनी का इंडिया आना बेसिकली यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसका सिग्नल है। डिफेंस और ट्रेड जो है वो बढ़ सकता है, पर रशिया, चाइना और अरीहा शाह जैसे इश्यूज़ पर टेंशन भी है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो यहाँ पर केरला असेंबली ने बोलते हैं मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 पास किया, जिसका मेन एम है कि मलयालम को केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना। गवर्नमेंट, एजुकेशन, कोर्ट्स, आईटी, इन सब जगह मलयालम का यूज़ बढ़ाना। तो इस बिल का जो कर्नाटक के कुछ लीडर्स विरोध कर रहे हैं, उनका डर ये है कि केरला में रहने वाले जो तमिल और कन्नड़ बोलने वाले वालों के राइट्स जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल कहता है कि ये डर जो है गलतफहमी पर बेस्ड है। और बिल एक्चुअली क्या कहता है, बिल में क्लियरली लिखा है कि तमिल और कन्नड़ जो माइनॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। रिप्लाईज़ भी जो है उन्हीं लैंग्वेज में मिलेंगे। और नॉन मलयालम जो स्टूडेंट्स हैं अपनी मदर टंग का किसी और लैंग्वेज में भी जो है मदर टंग या फिर किसी और लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। उन्हें मलयालम एग्ज़ाम लिखने से भी जो है छूट मिली है, एग्ज़म्पशन मिलेगा 9 से 12 तक। तो बोलते हैं ये बिल क्यों लाया गया? केरला चाहता है जो अपनी लैंग्वेज मलयालम उसको स्ट्रेंथन करे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक लाइफ में मलयालम को प्रमोट करे। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अलाउड है। आर्टिकल का मैसेज क्या है कि जो लैंग्वेज प्रमोशन होना चाहिए, और लेकिन जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं, राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हुए। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, कोई एक लैंग्वेज हिंदी और कोई और, सब पर थोपना गलत है। तो सॉल्यूशन है कि इंटर स्टेट काउंसिल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि स्टेट्स आपस में बैठकर लैंग्वेज डिस्प्यूट्स जो है पीसफुली सॉल्व कर सकें। तो केरला का मलयालम जो बिल है तमिल या कन्नड़ को सप्रेस नहीं करता बोलते हैं, ये सिर्फ मलयालम को प्रमोट करता है माइनॉरिटीज राइट्स के बैलेंस के साथ। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू।
तो यहाँ पर बोलते हैं कि इंडिया में ब्लू कलर सिर्फ एक रंग नहीं है बल्कि रेजिस्टेंस, जस्टिस और ऑप्रेस्ड जो लोग हैं, उनकी लड़ाई का सिंबल रहा है। और इसकी जो शुरुआत है बोलते हैं 1859 में जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, और जब बंगाल में किसानों ने जो है ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ नील उगाने पर जो है नील उगाना बंद कर दिया। ब्रिटिश लोग उनसे ज़बरदस्ती वो इंडिगो उगाते थे और सस्ते दाम पर खरीदते थे। प्रोटेस्ट ज़्यादातर पीसफुल था, पर कहीं-कहीं किसानों ने फैक्ट्रीज़ पर जो है अटैक भी किए। लेकिन इंडियन एलीट ने ब्रिटिश को ओपनली चैलेंज नहीं किया, इसलिए ये मूवमेंट जो है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में कन्वर्ट नहीं हो पाया। फिर बोलते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह के थ्रू महात्मा गांधी ने इस नील की खेती को ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल बताया, और बिहार के किसानों को जो तिनकठिया सिस्टम है उसके अंडर जो नील उगाने पर मजबूर किया जाता था। तो गांधी ने उनकी आवाज़ सुनी और उनके साथ खड़े हुए, और फिर पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस से ब्रिटिश को चैलेंज किया इस पर। यहीं से ब्लू कलर बेसिकली कॉलोनियल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई का साइन बन गया। बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ब्लू को जो है दलित डिग्निटी और इक्वालिटी का सिंबल बना दिया। तो उनका ब्लू सूट और दलित मूवमेंट में ब्लू का यूज़ जो है सिर्फ फैशन नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। और एंशिएंट जो टेक्स्ट है उसमें डार्क कलर जैसे कि ब्लू या ब्लैक को शूद्रास और लोअर कास्ट से जोड़ा गया था। तो अम्बेडकर ने इसी रंग को रिक्लेम करते हुए जो प्राइड और एम्पावरमेंट का कलर बना दिया। और आज जो है बोलते हैं कि अशोक चक्र जो इंडियन फ्लैग के बीच में है, वो भी उसमें भी ब्लू कलर है। इसी स्पिरिट को दिखाता है जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी और सिविल डिसोबीडियंस एम्बेडेड है। तो ब्लू ने जो है किसानों की लड़ाई, दलितों के इमेंसिपेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को एक साथ जोड़ दिया है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इज़ द गवर्नमेंट सीकिंग फ़ोन सोर्स कोड। तो यहाँ पर रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ हैं अपना जो सोर्स कोड है थर्ड पार्टी लैब्स में दिखाएँ, और जो गवर्नमेंट को बताएँ कि जब कोई भी जो बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट पुश हो तो गवर्नमेंट को बताया जाए। तो गवर्नमेंट ने ऑफ़िशियली इस बात को डाउन प्ले और डिनाई किया है। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड बेसिकली सॉफ्टवेयर का ब्रेन टाइप से होता है। ये बताता है कि फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी है, ऐप्स हैं, डेटा सब कैसे काम करते हैं, और कंपनीज़ इसे सीक्रेट रखती हैं क्योंकि ये उनके बिज़नेस टेक्नोलॉजी होती है। अगर हैकर्स को ये मिल जाए तो फ़ोन जो है हैक होना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर सोर्स कोड किसी थर्ड पार्टी को दिखाया गया, तो सिस्टम के सारे वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो दिख जाएँगे, और साइबर अटैक्स और डेटा लीक्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो एप्पल और सैमसंग जैसे ग्लोबल ब्रांड्स अपना सोर्स कोड किसी भी गवर्नमेंट को नॉर्मली नहीं देते। तो कुछ हफ्तों पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसने स्मार्टफ़ोन मेकर्स को संचार साथी ऐप जो है प्री इंस्टॉल करने को कहा था, जिससे सर्विलेंस और सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए। और अब सोर्स कोड वाली बात ने और भी ज़्यादा डर क्रिएट कर दिया है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कर रही है, बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 2023 में जो आईटीएसएआर रूल्स बनाए थे, मतलब इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट, ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी टेलीकॉम या डिजिटल डिवाइस इंडिया में यूज़ होने के लिए सेफ़ है या नहीं है। तो बाद में स्मार्टफ़ोन का जो कंट्रोल है वो बेसिकली आईटी मिनिस्ट्री के पास को दे दिया गया। तो ये मिनिस्ट्री कह रहा है कि हम ओपन माइंड से सोच रहे हैं, और कोई भी रूल्स जो है अभी तक बने नहीं हैं। इंडस्ट्री बॉडीज़ भी कह रही हैं कि अभी कोई सीरियस डिमांड नहीं है, और जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है वो बोल रहा है कि अगर कोई रूल्स नहीं है तो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स और मीटिंग रिकॉर्ड्स पब्लिक करे। और गवर्नमेंट, उनका कहना है कि सब कुछ सीक्रेट मीटिंग में डिसाइड हो रहा है, पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं केस है बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस जो यूज़र की प्राइवेसी और जो साइबर सिक्योरिटी का। अगर सोर्स कोड डिस्क्लोज़र फ़ोर्स किया गया, तो इंडिया में जो स्मार्टफ़ोन यूज़र्स के डेटा और सिक्योरिटी पर सीरियस रिस्क हो सकता है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, आर इंडियाज़ स्मॉल टाउन्स बीइंग इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इंडिया अपना जो अर्बन फ्यूचर है उसको हमेशा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेगा सिटीज़ के थ्रू दिखाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया के जो 9000 टाउन्स में सिर्फ 500 बड़े सिटीज़ हैं, बल्कि बाकी सारे स्मॉल टाउन्स हैं। और आज आज ये ही जो स्मॉल टाउन्स हैं, रियल अर्बन एक्सपेंशन यहीं हो रहा है। तो स्मॉल टाउन्स क्यों ग्रो कर रहे हैं? बोलते हैं पहले कैपिटलिज़्म जो है वो बिग सिटीज़ में ग्रो करता था, जैसे फैक्ट्रीज़, जॉब्स, इंफ्रा, रियल एस्टेट। लेकिन अब जो लैंड बहुत महँगा हो गया है यहाँ पर, और ट्रैफ़िक, पॉल्यूशन और रेंट जो है अनबियरेबल हो गया है, प्रॉफ़िट बनाना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए कंपनीज़ और जो कैपिटल हैं, स्टेट सस्ते शहरों की तरफ जो है स्मॉल टाउन्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।
तो स्मॉल टाउन्स जो है क्या बन रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज के स्मॉल टाउन्स वेयर हाउस हब्स, एग्री प्रोसेसिंग सेंटर्स, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमीज, सर्विस और डिलीवरी हब्स जो है बन रहे हैं। ये बोलते हैं कि जो मेट्रो सिटीज से निकाले गए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और रूरल यूथ को काम देते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है बोलते हैं चीप लेबर और वीक रूल्स पर बेस्ड है। और क्या ये लोगों लोगों के लिए बेटर है, बोलते हैं कि नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेस कंस्ट्रक्शन जॉब्स क्रिएट कर रहा है, होम बेस्ड वुमेन लेबर, ऐप बेस्ड गिग वर्कर्स और नॉन जॉब सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और लोकल ब्रोकर्स और पॉलिटिशियंस लैंड और लेबर कंट्रोल करते हैं। इस चीज़ को पूरा बोलते हैं कि जो रूरल पॉवर्टी है उसका अर्बनाइजेशन हो रहा है। और गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि अमृत हो गई, स्मार्ट सिटीज़ हो गई, तो ये सब बेसिकली मोस्टली बिग सिटीज़ के लिए बनी हुई हैं। स्मॉल टाउन्स बोलते हैं कि प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, सीवेज नहीं है, प्लानिंग नहीं है, ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हो रहा है, टैंकर माफियाज़ के अंडर कंट्रोल्ड हैं। तो बोलते हैं क्या होना चाहिए? तो बोलते हैं कि जो स्मॉल टाउन्स हैं उनको इंडिया के अर्बन फ्यूचर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए स्मॉल टाउन्स को। प्लानिंग में हाउसिंग, जॉब्स और ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट ये सब साथ जोड़ना चाहिए। जो लोकल म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको पावर और फाइनेंस देना चाहिए। जो बिग टेक और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको लेबर राइट्स के लिए रेगुलेट किया जाना चाहिए ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी और लेबर राइट्स मिल सकें। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रम्प्स लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट ऑन ईरान हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर इंडिया डोनाल्ड ट्रम्प के 25% टैरिफ दिया है उन्होंने कि ईरान के साथ जो भी बिज़नेस करेगा उसपे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएँगे डोनाल्ड ट्रम्प। तो उसके बाद ईरान के साथ ट्रेड कम या बंद करता है अगर इंडिया, तो इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ईरान का जो शेयर है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 0.26% है फिजिकल ईयर 2026 में। और इंडिया ईरान ट्रेड कितने हैं, बोलते हैं कि फिजिकल ईयर जो 2026 है नवंबर तक इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ईरान एक्सपोर्ट्स हैं, तो ईरान का उसमें जो हिस्सा रहा है वो 0.26% ही रहा है। और फिजिकल ईयर 2020 की बात करें तो उसमें सिर्फ 1.1% था, मतलब पहले से भी काफ़ी कम हो चुका है। तो इंपोर्ट्स की बात करें 2017 तो इंपोर्ट्स की बात करें तो 2017 में ईरान का शेयर 2.7% था, 2025 में गिर के ये 0.04% हो गया। मतलब इंडिया पहले ही ईरान पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। और कौन से सेक्टर पर असर पड़ेगा, बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बासमती राइस पर पड़ेगा। ईरान इंडिया को 13.1% बासमती जो है ईरान इंडिया का खरीदता है। टी पर पड़ेगा, एसेंशियल ऑयल पर पड़ेगा, फ्रेश फ्रूट्स पर पड़ेगा। तो ये इन सेक्टर्स में एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म जो है वो शॉक लग सकता है। फिर भी बोलते हैं कि जो इंडिया ईरान को मोस्टली ह्यूमैनिटेरियन गुड्स बेचता है जैसे फूड आइटम्स जो यूएस सैंक्शन के बाहर होते हैं। और ईरान का जो ट्रेड है इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स का बहुत छोटा हिस्सा है, तो इंडिया जल्दी अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूँढ लेगा। तो इसी के चलते यहाँ पे राइस एक्सपोर्टर सीक कॉमर्स मिनिस्ट्री हेल्प टू क्लियर पेमेंट्स। तो ईरान में चल रही जो सिविल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर बोलते हैं इंडिया के बासमती राइस एक्सपोर्टर्स पर दिखने लगा है। ईरान इंडिया के लिए सबसे बड़ा बाइस बासमती राइस बायर्स में से एक है, लेकिन अब वहाँ पे पेमेंट्स जो है वो अटक रही हैं। और इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने कहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री से हेल्प मांगी है। बोला कि ईरान के बायर्स की जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं क्लियर नहीं कर पा रहे और इम्पोर्टर्स पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। इंडियन एक्सपोर्टर्स को शिपमेंट और पेमेंट जो है दोनों में रिस्क हो गया है। तो ईरान में डिमांड वीक होते ही इंडिया में भी जो है बासमती प्राइसेस वो गिर गए हैं और एक्सपोर्टर्स का डर है कि ईरान के जो इम्पोर्टर्स हैं अपनी कमिटमेंट्स ऑनर नहीं कर पा रहे हैं। पैसा भेजना मुश्किल हो गया है, इसलिए एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट और शिपमेंट एक्स्ट्रा कुछ। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रम्प कैंसल्स टॉक्स विद ईरान ऑफिशियल्स आस्क प्रोटेस्टर्स टू टेक ओवर इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान में जो चल रहे प्रोटेस्ट है उस पर ओपन वार्निंग दे दिया है। और उन्होंने ईरानियन प्रोटेस्टर्स को ओपनली डायरेक्ट मैसेज बोला है कि प्रोटेस्ट वो जारी रखो, अपने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करो और हेल्प उनको आ रही है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान के ऑफिशियल से सारी टॉक्स कैंसिल कर दी गई हैं जब तक प्रोटेस्टर्स की किलिंग बंद नहीं होती। और उन्होंने ये भी हिंट दिया कि अमेरिका इंटरवीन कर सकता है, लेकिन कैसे ये क्लियर नहीं किया। और ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पर अमेरिका 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। और ईरान के बिगेस्ट पार्टनर्स जिसमें कि और ईरान के बिगेस्ट पार्टनर्स जैसे चाइना, टर्की, यूएई और जो इराक हैं, इसमें टर्की और यूएई अमेरिका के क्लोज एलाइज हैं।
और जो ईरान के बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं, जैसे कि चाइना, टर्की, यूएई और इराक, ये बेसिकली इसमें से जो टर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, ये अमेरिका के भी क्लोज एलाइज़ हैं, इसलिए टेंशन्स और भी बढ़ गए हैं। तो ट्रम्प ने पहले ही बोला था कि अगर ईरान पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारता है तो यूएस मिलिट्री एक्शन करेगा, और बोला था वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। तो ईरान का क्या रिएक्शन है? प्रोटेस्ट बोलते हैं कि प्रोटेस्ट्स को टेररिज्म। तो ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा प्रोटेस्ट को टेररिज्म कहा, इंटरनेट बंद कर दिया, और अभी तक 734 लोग मर चुके हैं ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग। और उन्होंने बोला कि हम अमेरिका से भी किसी भी एक्शन के लिए अमेरिका और उन्होंने बोला कि हम अमेरिका के किसी भी एक्शन के लिए रेडी हैं। तो ईरान का इंटरनल प्रोटेस्ट अब ग्लोबल पावर स्ट्रगल में कन्वर्ट हो गया है। प्रोटेस्ट को रेजिम चेंज का मौका जो है, ट्रम्प जो है बेसिकली प्रोटेस्ट को रेजिम चेंज का मौका देख रहे हैं। ईरान इसे फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बोल रहा है। सिचुएशन बोलते हैं कि मिडिल ईस्ट के लिए बहुत डेंजरस हो रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रीच जनरल कंसेंसस विद यूएस ऑन ट्रेड डील ताइवान। तो ताइवान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक ट्रेड डील पर जनरल कंसेंसस बना लिया है। अप्रैल से दोनों कंट्रीज के बीच नेगोशिएशंस चल रहे हैं। जब तो फिर यहाँ पे रीच जनरल कंसेंसस विद यूएस ऑन ट्रेड डील ताइवान। तो ये ताइवान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक ट्रेड डील पर जनरल कंसेंसस बना लिया है। अप्रैल से दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और जब ट्रम्प ने ताइवान के एक्सपोर्ट्स पर 32% टैरिफ लगाया था, जो बाद में 20% कर दिया गया। तो ताइवान के प्रेसिडेंट ने प्रॉमिस किया है कि जो है ताइवान अमेरिका में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ाएगा, ताकि टैरिफ्स और कम हो और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स पर भी एक्स्ट्रा टैक्स ना लगे। तो 2024 में ताइवान का जो यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस था, वो बेसिकली $37.9 बिलियन का था। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सोमालीलैंड स्टेटस एंड द न्यू जियोपॉलिटिकल स्क्रैम्बल फॉर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सोमालिया और इज़राइल ने यहाँ पे पड़ता है छोटा सा सोमालीलैंड, उसको बेसिकली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। और अब इससे पूरा जो रेड सी है तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर है सोमालीलैंड, जो सोमालिया के यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर सोमालीलैंड पड़ता है सोमालिया में। तो इज़राइल ने लास्ट मंथ जो है सोमालीलैंड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया, और इससे पूरा जो रेड सी रीजन है वो जियोपॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट बन गया। तो सोमालीलैंड बेसिकली बोलते हैं 1991 में सोमालिया से अलग चल रहा है, और पूरी दुनिया ने उसे पहली बार इज़राइल के थ्रू रिकॉग्निशन दिया। तो सोमालीलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सोमालीलैंड बोलते हैं कि रेड सी और जो गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे, उसके बीच बैठा हुआ है। तो ये दुनिया का सबसे स्ट्रैटेजिक शिपिंग रूट भी है। और यहाँ पर जो बेसिकली पोर्ट है जिसका नाम है बेरबेरा पोर्ट और एयर बेस जो है वो भी है। तो यूएई ने 2016 से डेवलप किया है ये। और यहाँ पर यूएई ने जो बेरबेरा पोर्ट है और एयर बेस है 2016 से डेवलप किया है। वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स हैंडल कर सकता है। मतलब यहाँ जो बेस कंट्रोल करेगा वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका सी रूट्स को कंट्रोल कर लेगा। और इसराइल का इंटरेस्ट क्यों है यहाँ पर कि इसराइल सोमालीलैंड को जो है यूज़ कर सकता है, और जो येमेन के हौथी रेबल्स हैं उन पे अटैक करने के लिए।
और गाज़ा वॉर के कॉन्टेक्स्ट में हाउथी इज़राइल पर अटैक कर रहे हैं और जो बेरबेरा है ये बेसिकली जो बेरबेरा पोर्ट है, ये इज़राइल और यूएई मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का न्यू हब बन सकता है। तो सोमालिया और अरब वर्ल्ड क्यों जो है इससे टेंस्ड है? सोमालिया बोल रहा है कि इज़राइल और यूएई जो है हमारी टेरिटोरियल यूनिटी तोड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और टर्की सोमालिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 100 चिल्ड्रन किल्ड इन गाजा सिंस सीज़फायर सेज यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने बताया गाजा में सीज़फायर होने के बाद भी कम से कम 100 बच्चे मारे जा चुके हैं और ये पिछले 3 मंथ्स में हुआ है जब सपोज़ली जो है फाइटिंग रुकनी चाहिए। तो यूनिसेफ के पर्सन ने कहा कि सीज़फायर के दौरान रोज़ लगभग 1 बच्चा मर रहा है और बच्चों की मौत जो है एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक्स, टैंक शेलिंग और लाइव फायरिंग इन सब से हो रही है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। तो गाज़ा में सीज़फायर के नाम के जो है सिर्फ नाम का है, बोलते हैं ग्राउंड पर बच्चों की ज़िंदगी अभी भी सेफ नहीं है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा लाइक करके बताइएगा मेरा वीडियो, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल और तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा लाइक करिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताएं। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।